हिंदुस्तान अखबार शनिवार 1 अगस्त 2026। हरवंश दीक्षित का लेख है, सुनवाई तेजी से हो और दोषियों को मिले सजा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर दिया गया है। यह निर्णय न्याय व्यवस्था में जन विश्वास को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण पहल है। जब लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर हो, तब न्याय का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी होना लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता को नई शक्ति प्रदान करता है। फास्ट ट्रैक अदालतों का मूल दर्शन भी यही है। भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबे समय से न्यायिक विलंब की चुनौती का सामना कर रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जनहित और राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील मामलों के लिए ऐसी न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध हो जो गति, दक्षता और विश्वसनीयता के साथ कार्य कर सके। फास्ट ट्रैक अदालतों ने इसी आवश्यकता की प्रभावी पूर्ति करते हुए न्याय प्रक्रिया को नई ऊर्जा प्रदान की है। इन अदालतों ने समयबद्ध न्याय की सुदृढ़ कार्य संस्कृति विकसित की है। इस व्यवस्था की सफलता सर्वाधिक उल्लेखनीय उदाहरण वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना है। बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों में त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई इस योजना ने न्यायिक दक्षता का प्रभावशाली प्रतिमान स्थापित किया है। जून 2025 तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित देशों में 700 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थे, जिनमें 392 विशेष पोक्सो न्यायालय शामिल हैं। इन अदालतों ने 2025 तक 3.5 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। यह उपलब्धि समयबद्ध न्याय की व्यवहारिक सफलता का सशक्त प्रमाण है। इन अदालतों की कार्यक्षमता उनके प्रदर्शन से स्पष्ट होती है। जहां सामान्य न्यायालय औसतन प्रति माह लगभग 3.3 मामलों का निस्तारण कर पाते हैं, वहीं एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट लगभग 9.5 मामलों का निर्णय करती है। वर्ष 2024 में इन अदालतों ने 88,902 नए मामले दर्ज हुए तथा 85,595 मामलों का निस्तारण हुआ, जो लगभग 96% की निस्तारण दर को दर्शाता है और प्रभावी प्रशासनिक सहयोग के साथ न्यायिक व्यवस्था की गति तथा गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों ने विशेष विश्वास अर्जित किया है। विशेष पॉक्सो न्यायालयों ने बाल यौन अपराधों की सुनवाई को अधिक संवेदनशील और त्वरित प्रभावी बनाया है। समय पर सुनवाई से पीड़ित को शीघ्र न्याय मिला है। इन उपलब्धियों ने समाज में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और दृढ़ किया है। इसी पृष्ठभूमि में नीट यूजी पेपर लीक मामले के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक अदालत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न पत्र लीक शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता, समान अवसर और योग्यता आधारित चयन प्रणाली पर गंभीर आघात करता है तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध प्रभावी वातावरण निर्मित करता है। यदि इस प्रकरण में नियमित सुनवाई सुनिश्चित होती है तो यह परीक्षा अपराधों के लिए एक अनुकरणीय न्यायिक प्रतिमान बन सकता है। फास्ट ट्रैक अदालतों की सफलता का आधार केवल त्वरित सुनवाई नहीं, बल्कि संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया दर्शाता है। समयबद्ध विचारण में गवाहों की स्मृति सजग रहती है तथा दोष सिद्धि की संभावना भी सदृढ़ होती है। इससे कानून के प्रति सम्मान, नागरिकों का विश्वास व अपराधों के प्रति निवारक चेतना तीनों को शक्ति मिलती है और पुलिस अभियोजन व जांच एजेंसियों में कार्य संस्कृति भी विकसित होती है। इन अदालतों की दीर्घकालिक सफलता के लिए न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर सुदृढ़ करना आवश्यक है। ई कोर्ट प्रणाली, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आधुनिक फॉरेंसिक सुविधाएं, न्यायाधीशों की पर्याप्त नियुक्ति तथा अभियोजन तंत्र का सशक्तिकरण इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। जिन राज्यों में इन आधारभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है, वहाँ फास्ट ट्रैक अदालतों ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि न्यायिक संस्था की गुणवत्ता में निवेश ही समयबद्ध न्याय की
स्थायी स्थायी आधारशिला है। परीक्षा अपराधों की रोकथाम के लिए अब अगले चरण के संस्थागत सुधारों की दिशा स्पष्ट है। प्रत्येक राज्य में विशेष न्यायालयों की स्थापना, प्रशिक्षित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, डिजिटल फॉरेंसिक विशेष उपलब्धता, निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था तथा दोष सिद्ध के उपरांत अपराध में अर्जित अवैध संपत्ति की प्रभावी जब्ती जैसी व्यवस्थाएं इस मॉडल को और न्यायालयों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन जन विश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। फास्ट ट्रैक अदालतें समयबद्ध न्याय, विधि की शासन और उत्तरदायी लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति हैं और पर्याप्त संसाधनों के समन्वय से न्याय को अधिक सुलभ, प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। नीट जैसी परीक्षाओं में जुड़े मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय करोड़ों युवाओं में भविष्य की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को स्थायी आधार प्रदान करेगा। फैजान मुस्तफा का अगला लेख है, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं बनेगी बात। बीती 27 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की पहली सुनवाई ही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि सीबीआई में वकील पेश नहीं हुए, जबकि उसी दिन लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। महज 2 साल के भीतर इस कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि पेपर लीक के मामले रुक नहीं रहे हैं। बहरहाल नए विधेयक को सांसद के इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर त्वरित अदालतों के माध्यम से पेपर लीक संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इससे भी ज्यादा कड़े कानून मौजूद हैं जिनमें उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान हैं। अपने देश में त्वरित मुकदमे चलाने का कानून कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हुस्नैरा खातून सन 1979 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मुकदमे का शीघ्र निपटारा आरोपी का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार से जुड़ा था। इस हफ्ते यूपीए के 2 आरोपियों को जमानत दी है क्योंकि उनका मुकदमा बीते 12 वर्षों से शुरू नहीं हुआ था। लेकिन हालांकि आज आरोपी के अधिकार और के तौर पर नहीं बल्कि पीड़ितों के तेजी से न्याय पाने के अधिकार के रूप में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में यह प्रावधान है कि आदर्श रूप में आपराधिक मुकदमों का निपटारा 2 साल के भीतर हो जाना चाहिए। हालांकि कागज पर लिखे कानून और अमल में आने वाले कानून के बीच हमेशा फर्क होता है। एक देश के तौर पर हम इसे फर्क को मिटाना होगा। प्रधानमंत्री ने खुद जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में दखल दिया था और प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया था कि पेपर लीक के मामलों में तुरंत अदालतें बनाई जाएंगी। विशेष प्रदर्शन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने संशोधन बिल पेश करके अपना यह वादा निभाया। संभवतः बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी खास तरह की अदालतें हुआ करती थीं। कौटिल्य की मशहूर किताब अर्थशास्त्र में कंटक शोधन अदालतों का जिक्र मिलता है जो मौर्य काल की विशेष अदालतें थीं और भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का निपटारा करती थीं। गुलाम भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी लहर से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के जरिए खास ट्रिब्यूनल बनाए थे जिनमें सामान्य आपराधिक मामले नहीं सुने जाते थे। यहाँ तक कि 1937 में मध्य प्रांत में परीक्षा के कदाचार को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था जो बर्मा के कानून पर आधारित था। आजाद भारत की शुरुआती 3 दशकों में विशेष अदालतों को लेकर कानून थे, जैसे विशेष दंड न्यायालय अधिनियम 1950 और आपराधिक विधि विधेयक 1952। ये विशेष अदालतें रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा करती थीं। साल 1952 में अनवर अली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित नहीं की जा सकती हैं।
लेकिन पी रामचंद्र राव 2002 मामले में कहा कि आपराधिक मुकदमे के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। हालांकि सन 1982 से 2015 के बीच ऐसे 25 कानून बनाए गए जिसमें विशेष अदालतों का प्रावधान था। ये सामान्य अदालतों के जजों को ही विशेष अदालतों में जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका नतीजा यह रहा कि ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ और ना ही हम आतंकी व आर्थिक अपराधों से बेहतर निपट पाए। साल 2000 में 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जोर दिया और ऐसी 1734 अदालतें बनाने का प्रस्ताव रखा। 14वें वित्त आयोग ने भी ऐसी अदालतों पर बल दिया। साल 2019 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संबंधी योजना शुरू की, जिसके तहत मार्च 2026 तक 790 त्वरित अदालतें गठित की जानी थी। इसके लिए 19,052 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। इन अदालतों का गठन बलात्कार और पॉक्सो एक्ट 2012 से जुड़े लंबित मामलों की तय समय सीमा में सुनवाई के लिए किया गया है। इसे सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया ताकि निर्धारित 790 कोर्ट गठित हो सके। मौजूदा तारीख में देश भर में 774 त्वरित अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें 392 पोक्सो के मामलों को सुन रही हैं। इनमें अब तक 3,34,213 मुकदमों को निपटारा किया जा चुका है। पॉक्सो मामलों के निपटारे की औसत दर प्रति कोर्ट प्रति माह 3.26 है। वहीं त्वरित अदालतों की यह दर 9.51 माना गया था। इस साल भर में अदालत 165 मामलों को निपटाएंगी, लेकिन 2023 में त्वरित अदालतों के पास करीब 2 लाख मामले लंबित थे। वहीं 2025 में यह संख्या करीब 2.5-3 लाख हो गई। जैसे जैसे लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी, तेजी से न्याय मिलने का लक्ष्य और भी दूर होता चला जाएगा। कहते हैं देर से मिला न्याय ना मिलने के बराबर ही होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जल्दबाजी में किया गया न्याय का गला घोटने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह कहा है कि विशेष या त्वरित अदालतों की जरिए समानता के आधार के अधिकारों में कमजोर नहीं किया जा सकता। पेपर लीक की समस्या का समाधान किसी कानून या फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं है। अगला लेख है परीक्षा में फिर सेंध। परीक्षाओं को लेकर आ रही शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब शिकायत सर उड़ीसा में तेज और झारखंड में भी ऐसा लग रहा है कि मानो कोई राज्य ऐसी शिकायतों से छूता नहीं रहेगा। प्रश्न पत्र पहले भी लीक होते थे, परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं, पर देश में यह नया बदलाव है जब छात्र अपनी बात रखने या आंदोलन छेड़ने में पीछे नहीं रह रहे हैं। यह दिलचस्प है कि ऐसे आंदोलन प्रदर्शन में हर एक राज्य में विपक्षी दलों को सड़क पर आने का मौका मिल रहा है। बहरहाल पहले बात उड़ीसा मेडिकल स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रश्न पत्र की तस्वीर कथित तौर पर परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पर प्रसारित होने के बाद आंतरिक जांच शुरू की गई। अधिकारियों का कहना है प्रश्न पत्र ऑनलाइन शेयर किया गया है। ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र बांटे जाने के तुरंत बाद परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र बाहर आ गया। क्या किसी प्रश्न पत्र की गोपनीयता परीक्षा खत्म होने तक सुनिश्चित नहीं रहनी चाहिए? क्या परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र का बाहर आ जाना अपराध नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक व शिक्षा कर्मियों पर सबसे ज्यादा है। यदि परीक्षा से जुड़े लोग यह ठान लें कि प्रश्न पत्र चोरी को रोकना है, तो परीक्षाओं की मर्यादा बचेगी। कोई संदेह नहीं है कि प्रश्न पत्र चोरी से शिक्षकों का ही सर्वाधिक अपमान होता है। यह नाकामी शिक्षकों के ही माथे आती है। अतः शिक्षकों को सजगता बढ़ानी चाहिए। उनके इस्तेमाल की नौबत आने से पहले ही शिक्षकों को सतर्क हो जाना चाहिए।
और शिक्षा कर्मियों की बड़ी भूमिका रहेगी। क्या वेतन भत्ते के लिए सजग रहने वाले शिक्षक संगठन इस मोर्चे पर सक्रिय हैं? क्या शिक्षा बिरादरी यह मानकर चल रही है कि परीक्षा में गड़बड़ी करना कोई अपराध नहीं है, या अगर अगर अपराध है तो सजा नहीं होने वाली है? वास्तव में कुछ भी वास्तव में कुछ भी कहाँ गए? गलत करूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा जैसे आपराधिक मनमानी का अंत होना चाहिए। इससे बहुत गंभीर बात है कि प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अफसोस, अगर गंभीरता समझ में आती और जिम्मेदार लोगों को अपने कार्य कर्तव्य का एहसास होता तो नीट पेपर लीक के बाद देश में एक भी पेपर लीक ना हुआ होता। अब झारखंड की समस्या देखिए। प्रदेश के युवा और छात्र संगठन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग में कथित गड़बड़ी की सीबीआई और जांच की मांग हो रही है। छात्रों ने मार्च निकाला। छा, छात्रों की मांगों पर गौर कीजिए। 14वीं और जेपीएससी और जेएसएससी के कामकाज में सुधार करो। त्रासदी देखिए। यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि जेपीएससी की सीटें 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक में बिकती हैं। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, अनेक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो दोषी है उन्हें खोज खोज कर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। निसंदेह यह समय सियासत से ज्यादा परीक्षा सुधार का है। लोकमान की प्रवृत्ति, अगला लेख है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अति विशिष्ट एक अमर स्थान है। उनके कार्यक्षेत्र में आने तक जो भारतीय आंदोलनों उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति तथा धारा सभाओं में अधिक स्थान प्राप्त के लक्ष्य तक ही सीमित था, उसे लोकमान्य ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष का रूप दे दिया। और इसलिए यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक प्रथम अगस्त और अर्थात लोकमान्य की श्राद्ध तिथि को संपूर्ण राष्ट्र का हृदय उनके पुष्प स्मरण को से ओतप्रोत हो उठता है। लोकमान्य के राजनीतिक व्यक्तित्व का एक सुंदर समालोचनात्मक शब्द चित्र एक बार सुप्रसिद्ध नरमदली नेता स्वर्गीय सी बाई चिंतामणि ने अपने एक व्याख्यान के मध्य उपस्थित किया था। इन वर्षों में जिन नेताओं का उनके देशवासियों के विचारों तथा कार्यों पर सर्वाधिक प्रभाव रहा, उनमें सबसे प्रमुख स्थान निसंदेह श्री तिलक का है। वह सच्चे महाराष्ट्र और जन्म जात योद्धा थे। उन्हें स्वतंत्रता से गहरा प्रेम था और उनके जीवन की केंद्रीभूत प्रेरणा रही। उनका विचार था कि वह जिस कार्य को हाथ में लेते थे उसकी पूर्ति के लिए जैसे भी साधन की आवश्यकता होती उसका उपयोग कर सकते थे। मराठी का साप्ताहिक केसरी उनके हाथ में एक भारी शक्ति थी। जो भी उनकी बात नहीं मानता था, उनके रास्ते पर नहीं चलता था, उसके विरुद्ध उसका उपयोग करने का संकोच नहीं करते थे। उनके समकालीन में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका नेतृत्व उनकी अपेक्षा अधिक भक्तिपूर्वक ग्रहण किया गया हो, जिसे उनसे अधिक घृणा का पात्र बनना पड़ा हो। सरकार उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य शत्रु समझती थी। मिस्टर मॉन्टेगू ने मुझसे कहा था कि उन्होंने श्री तिलक के विचारों तथा कार्यों का पूरा लेख पढ़ा था और वह इस परिणाम पर पहुंचे थे कि भारत में वास्तविक उग्रतावादी केवल एक व्यक्ति था और वह श्री तिलक थे। रमन महर्षि का लेख है मृत्यु भय से मुक्ति। भय क्या है? भय सिर्फ एक विचार है। यदि आत्मा के अलावा और कोई हो तब तो भय का कोई कारण है। कौन वस्तुओं का आत्मा से भिन्न दिखता है? पहले अहंकार उत्पन्न होता है, फिर मनुष्य पदार्थों को बाहर दिखता है। यदि अहंकार उत्पन्न ना हो तो केवल आत्मा होती है और कोई पदार्थ बाहर नहीं होता। स्वयं से बाहर किसी पदार्थ का होना अंदर दृष्ट का अस्तित्व सूचित करता है। उसे बाहर ढूंढने से संदेह और भय नष्ट होते हैं। न केवल भय बल्कि अहंकार से जुड़े कोई सब विचार भाव उसके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। भय
आपको तब कब होता भय आपको कब होता है? गहरी नींद में जब आप अपने शरीर को नहीं देखते, तब भय होता है क्या? वह आपके पीछे तत्व वह आपके पीछे तब लग जाता है कि जब आप पूरी तरह जागृत होकर शरीर और जगत को देखते हैं। यदि आप गहरी नींद की तरह शुद्ध आत्म रूप में से रह रहे हैं और उनको देखें, तो भय आपको स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप तलाश करें कि जिस चीज़ के नाश की आशंका से भय होता है, तो मालूम होगा कि वह चीज़ शरीर नहीं, बल्कि उसमें रहकर कार्य करने वाला मन है। कई लोग इस रोग रोगायतन और सब समस्याओं पर असुविधाओं की जनक शरीर से मुक्त रहना पसंद करेंगे, यदि वे निरंतर बनी रहने वाली चेतना की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हों। तो मन शरीर के नाश से नहीं, बल्कि चेतना के नाश से भयभीत होता है। लोग अस्तित्व को पसंद करते हैं क्योंकि यह शाश्वत चैतन्य है, जो उनकी अपनी आत्मा है। तो क्यों ना हम अभी से शरीर में रहते हुए शुद्ध चैतन्य का अवलंबन करके सब प्रकार से भय से मुक्त हो जाएं। आज के सारे लेख पूरे हो गए हैं।